हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज ये लास्ट पार्ट है इवोल्यूशन चैप्टर के। तो आज सारे डील कर लेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन आज की सेशन के लिए। आज तक कलम है। तो ये 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो 2 मार्क का था। तो आपको यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए फर्स्ट शुरुआत करते हैं। 1 नंबर पे बोला है सोर्स ऑफ न्यू एलीली। तो पता है कि न्यू एलीली का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, म्यूटेशन के थ्रू। यदि बॉडी में म्यूटेशन हो गया, R1 है, ठीक है, R1 है तो यहाँ पे और कहीं पे भी नहीं है, R1 ऑप्शन नंबर ए पे है। तो ये लगभग करेक्ट आंसर होगा। पर चलिए देख लेते हैं सारे। ऑप्शन 2 पे है चेंज इन ए पॉपुलेशन एलीली फ्रीक्वेंसी ड्यू टू चांस एलोन। तो पॉपुलेशन एलीली में की फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। आपको पता है ये ऑप्शन होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में स्मॉल पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, एलीली की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। तो एस तो है 2 नंबर पे। और एलीली फ्रीक्वेंसी चेंज ड्यू टू इमिग्रेशन। अच्छा, ये दोनों के कारण जब एलीली फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम जीन फ्लो। 3 है 3 है जीन फ्लो। जब एलीली की फ्रीक्वेंसी चेंज होता है ड्यू टू सम चांस, उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और इमिग्रेशन के थ्रू जब एलीली फ्रीक्वेंसी चेंज होता है हम उनसे बोलते हैं जीन फ्लो हुआ वहाँ पे। और जो लास्ट ऑप्शन बचा वो है नेचुरल सिलेक्शन, इज ऑप्शन नंबर ए। Homology in anatomical part helps in determining evolutionary kinship because तो होमोलॉजी मतलब जो भी एनाटोमिकल स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा बट फंक्शन डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में सेम है, इसका मतलब क्या होता है ना, ओरिजिन उसका सेम ओरिजिन है बट वो डाइवर्ज हो गए हैं। उनके एंसेस्टर जो था वो सेम था बट ड्यू टू सम हैबिटेट या फिर कुछ कंडीशन के, ज्योग्राफिकल कंडीशन के वजह से, कुछ कैलामिटीज़ के वजह से वो क्या है, वो डाइवर्ज हो गए, उनके हैबिटेट डाइवर्ज हो गया। उसी के कारण वो धीरे धीरे हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनके फंक्शन भी डिफरेंट हो गया बट उनकी ओरिजिन क्या था ना, सेम था। ये हम होमोलॉजी में जानते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर होगा हैव कॉमन एम्ब्रोलॉजिकल ओरिजिन। होमोलॉजी में उनका ओरिजिन सेम होता है, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ फंक्शन डिफरेंट होता है ड्यू टू डाइवर्जेंट। ठीक है। Which of the following does not explain the term of survival of fitness? सर्वाइवल ऑफ फिटनेस की टर्म को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। देखिए, फिटेस्ट एनिमल्स लीव हायर नंबर ऑफ प्रोजेनी देन दोज ऑफ। अच्छा, जो फिटेस्ट एनिमल है वो क्या करेगा ना, हायर नंबर ऑफ प्रोजेनी देगा। एक्चुअली फिटेस्ट एनिमल पहले सरवाइव तो करे फिर प्रोजेनी देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एनिमल देख रहे हैं। कैसे फिटेड होने के कारण वो अब उसकी बेनिफिट होता है सर्वाइवल के लिए, वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो ये गलत है आंसर। देन ऑप्शन नंबर बी, फिटेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स आउट पॉपुलेट्स इज कॉम्पिटर। तो जो फिटेस्ट एनिमल है, ऑब्वियस बात है, जब फूड के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, हैबिटेट के लिए, कुछ भी रीजन के लिए, जब उनके जो स्पेसीज के बीच में या फिर इंटरस्पेसीज हो, जब उनके बीच में कंपटीशन होगा, फूड के लिए हो, शेल्टर के लिए हो, रिप्रोडक्शन के लिए हो, तो जो फिटेस्ट एनिमल रहेगा वो तो जीत जाएगा और वो क्या करेगा ना, आउट पॉपुलेट कर देगा उसके कंपटीटर को। तो ये चीज़ तो चाहिए, इसी चीज़ पे ही वो सरवाइव कर पाएगा। तो ये ऑप्शन ठीक है, सर्वाइव ऑफ फिटेस्ट के लिए वो फिटेड होना चाहिए उसके कंप्यूटर को आउट पॉपुलेट करने के लिए। सी पे है फिटेस्ट एनिमल और बेस्ट प्रीडेटर। वो बेस्ट प्रीडेटर होने के कारण उनके वो प्रे को वो आराम से प्रे को अपनी तरफ ले आते हैं और खाना खाते हैं और सरवाइव कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो फिटेस्ट ग्रुप इज रीच इन जेनेटिक वेरिएशन। जो फिटेस्ट होता है एनिमल, उनमें क्या होता है ना, जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो जो भी टेम्परेचर हो, जो भी एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे वो सरवाइव कर लेता है जेनेटिक वेरिएशन होने के कारण।
तो ये तीनों चीज होने से ही हमारा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हम उसे बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है और हमें पूछा है डज नॉट, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि एक आइलैंड है और वहाँ पे क्या हुआ ना, कुछ नेचुरल कैलामिटी के कारण सारे बहुत मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की डेथ हो गई, और जो भी पॉपुलेशन थे वो जो भी सर्वाइविंग थे वहाँ से फिर से वो रिप्रोडक्शन करके उनके प्रोजेनी बढ़ने लगा। और देखा गया अभी प्रेजेंट डे में जो भी पॉपुलेशन वहाँ पे है, वहाँ पे जो रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर वायर है इतने नहीं दिखने को मिलता, पर वो आइलैंड में वो मोस्ट प्रोबेबली दिखने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं, किस फिनोमेनन के हिसाब से रख सकते हैं, तो इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटी क्या होता है ना, एक छोटा सा पॉपुलेशन रह जाता है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट में स्मॉल पॉपुलेशन होने के कारण वहाँ पे एलेलिक फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस होती है, और जो भी होमोजाइगस रिसेसिव डिजीज होता है वो पासन होता है नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वहाँ पे एलेलिक फ्रीक्वेंसी की एलेलिक वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो घट जाता है, ठीक है। इसी कारण ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग ओवर टाइम। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, बर्थ होती है फिर डेथ हो जाती है, तो उसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से हम इवॉल्विंग को कैसे देखें, क्योंकि इवोल्यूशन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, वहाँ पे धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज आती है। तो एक इंडिविजुअल बर्थ और डेथ से लेके ही इवोल्यूशन उसके अंदर हो जाएगा, इसे तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है ना, ए पॉपुलेशन, हाँ ये राइट हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन में देखिए एक पॉपुलेशन ही कैपेबल होती है एक इवोल्यूशन लाने के लिए, क्योंकि एक पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पेसीज रहते हैं, तो डिफरेंट स्पेसीज में उनके बीच क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन, स्पेसीज के बीच रिप्रोडक्शन रहता है, वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ड्यू टू देयर जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन धीरे धीरे हम देख सकते हैं एक पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन इज ए स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग ओवर टाइम, ठीक है। ट्री इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अर्थ सप्लाई ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर that sustains species living in the distant polar region. The relationship is called, इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक बेनिफिट होता है, दूसरा अनअफेक्टेड होता है, ना ही वो बेनिफिट ना ही वो अफेक्ट होता है, एक अनअफेक्टेड और एक बेनिफिटेड होता है, हम इसे कमेंसलिज्म बोलते हैं। सम स्पीसीज ऑफ बेटल्स एंड फिश कैन सर्वाइव एट सॉफ्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर, बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनकी इसी कंडीशन में जो सर्वाइव कर रहे हैं वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं उनके सेलुलर इंटीग्रिटी को, तो ये है ऑप्शन, इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो है एक्सप्रेसिंग एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। कुछ एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन लाइक ग्लाइकोप्रोटीन वो यूज करते हैं, वो कोल्ड टेम्परेचर में उनकी सेलुलर इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए वो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन यूज करते हैं, ठीक है। अगेन एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक तो आने से आप कर लेंगे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। देखिए मोटो किमोरा आपको पता होगा क्या होता है ना, जो न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मोलिकुलर इवोल्यूशन के बताता है मोटो किमोरा न्यूट्रल थ्योरी। तो A1 कहाँ पे है, देखिए A1 आपका बी में है और कहीं पे नहीं है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखिए एक ही पता होने से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, वैसे ही आप एक दो याद रख लेना, जैसे कि अगस्ट विस्मैन जो है वो क्या किए थे ना, जर्म प्लाज्म थ्योरी को वो दिए थे, जर्म प्लाज्म थ्योरी। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ये लामार्क ने दिए थे, ये तो आप सबको पता होगा, लामार्क ने दिए थे। बस इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप सभी को ये आंसर पता होगा। इन एलोपोटिक मोड ऑफ स्पेसिएशन ए न्यू स्पेसीज फॉर्म ड्यू टू, देखिए सिम्पाटिक में क्या होता है, सिम मतलब होता है सेम और पार्टिक मतलब नेटिव लैंड, तो सेम लैंड में वो उनकी स्पेसिएशन होता है। बट एलोपार्टिक मतलब एलो मतलब डिफरेंट, पार्टिक मतलब नेटिव लैंड, तो डिफरेंट लैंड चाहिए उनके स्पेसिएशन के लिए। स्पेसिएशन क्यों होता है ना, वो डिफरेंट लैंड में रह जाते हैं, और डिफरेंट लैंड में कैसे जाते हैं ना, ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो एलोफाटिक इज ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये सभी को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर बाय नेचुरल सिलेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा फॉल्स है रिगार्ड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए में बताया है बिहेवियर ट्रेट इज डिटरमाइंड ओनली बाय जीन, तो बिहेवियर ओनली जीन से ही डिटरमाइंड होता है। तो ये देखिए सोचिए ये गलत है, क्योंकि जीन्स सेम होने के बावजूद भी बिहेवियर डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, बिहेवियर ओनली जीन्स पे डिपेंड नहीं करता है, जीन्स एक फैक्टर हो सकता है, बट बिहेवियर आपकी एनवायरमेंट कंडीशन में ज़्यादातर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। देन बिहेवियर ट्रेड वैरीज विद द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पेसीज। ठीक है, वो बोल रहा है पॉपुलेशन में स्पेसीज डिफरेंट है, सेम स्पेसीज में भी बिहेवियर ट्रेड के बिहेवियर क्या होता है ना, बिहेवियरल जो कैरेक्टर होता है वो डिफरेंट होता है, वैरीज होता है, तो ये करेक्ट है। सेम स्पेसीज में भी डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। रिप्रोडक्टिव सक्सेस पार्शियली डिपेंड अपॉन द बिहेवियरल ट्रेट, ये तो सही बात है। जो अपने बिहेवियर से ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा वो फाइट कर सकता है, ज़्यादा फिटनेस है उनमें, और वो तो रिप्रोडक्टिवली वो सक्सेस हो जाएगा। तो ये बिहेवियरल ट्रेट डिपेंड करता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए, ये करेक्ट है। देन बिहेवियरल ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीनोटाइप, जीनोटाइप इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियरल ट्रेट को, ये करेक्ट है। पर ओनली जीन ही बिहेवियर कैरेक्टर को दर्शाता है, ये गलत है। तो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था, तो नॉट ट्रू कौन सा है ना, ओनली जीन ही आपके बिहेवियर कैरेक्टर को दर्शाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हमें नॉट ट्रू पूछा है, ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर। देखिए 2016 के क्वेश्चन से ना, एक पॉपुलेशन ऑफ बीज में डेवलप रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड, बार बार पेस्टिसाइड डालने पे वो क्या हुआ ना, रेजिस्टेंस हो गए, उनके अंदर जो जीन है वो रेजिस्टेंस कैरेक्टर वहाँ पे आ गया। तो ये जो रेजिस्टेंस कैरेक्टर की जीन वो क्या किए, फ्यू जेनरेशन व नेक्स्ट जेनरेशन को वो पासन करते गए। तो ये जो जीन है रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड, ये फिक्स्ड हो गया विद इन द न्यू जेनरेशन। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, मैक्रो इवोल्यूशन या फिर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, माइक्रो इवोल्यूशन। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रो इवोल्यूशन। यहाँ पे इवोल्यूशन आया, थोड़ा बहुत चेंज आपको दिखने को मिला, पहले रेजिस्टेंस वो बिल्कुल नहीं थे, अभी उनके जीन में रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स जीन एक्टिवेट हो गया, और वो जीन पास भी होने लगा नेक्स्ट जनरेशन, वहाँ पे फिक्स भी हो गया रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड जीन, वो जेनरेशन में फिक्स हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आया, और वो चेंज पासन भी होता रहा, तो ये बट छोटा सा चेंजेस था, इसीलिए हम इसे माइक्रो इवोल्यूशन बोलेंगे। इस चेंजेस से हमें कुछ नया बड़ा सा कुछ न्यू स्पेसीज देखने को नहीं मिला, बस विद इन द स्पेसीज कुछ चेंज हुआ, तो इसे हम माइक्रो इवोल्यूशन बोलते हैं। इज इन द एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन ऑफ ग्रे पिपर्ड मोथ। अच्छा, ये बोल रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ ना, जो ग्रे मोथ थे उनकी नंबर बढ़ने लगा, क्योंकि पोल्यूशन के थ्रू ट्री में डार्कन कलर होने लगे, और ये कलर उनके साथ ट्री के कलर के साथ मैच हो गया, और इन्हें कोई भी प्रीडेटर पकड़ नहीं पाया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल आपको लग रहा है? इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्या होता है? तो ये है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल। तो क्या होता है ना, पहले जो ग्रोथ कर रहा था जो मोथ, वो व्हाइट कलर का था। आफ्टर रिवोल्यूशन
जो ग्रोथ करने लगा वो क्या हुआ ना, वो पॉपुलेशन है ग्रे कलर का, जो मिक्स हो गया हमारे ट्री के कलर के साथ। चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है ना, डायरेक्शनल शिफ्ट हुआ। पहले दूसरे थे, अभी और एक है, तो यहाँ पे डायरेक्शनल शिफ्ट हुआ, तो इसीलिए ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया है आपको बताना है व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ क्लासिकल डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन को कौन नहीं बताता है, ठीक है, नॉट ट्रू है। ए ट्रेट विच इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड विल गेट इनहेरिटेड बाय नेक्स्ट जनरेशन। ये बोला है जो भी चीज को हम ज्यादातर यूज करेंगे वो आगे बढ़ता रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन को पास होते रहेगा। यूज नहीं कर रहे हैं बहुत बार इन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो कैरेक्टर क्या होगा ना, नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं करेगा। तो ये है यूज्ड और डिसयूज्ड थ्योरी जो लामार्क ने दिए थे, डार्विन ने नहीं दिए थे। तो यहाँ पे डार्विन थ्योरी पूछा है तो ये इनकरेक्ट है, या फिर हमें नॉट ट्रू पूछा है तो ये ऑप्शन होगा, ये डार्विन की थ्योरी नहीं है, ये लामार्क की थ्योरी है। जो तो आगे के ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है, और सारे क्या है ना, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है। फिंचेस ऑन द गालापागोस आइलैंड में जो उनकी जो फिंचेस बर्ड के देखने को मिला था, डिफरेंट बीक था उनमें, तो वो जो अडप्ट है अकॉर्डिंग टू द डाइट में हम पता है उनके बीक किसकी लंबी है किसकी चौड़ी है, डिपेंड ऑन देयर डाइट उनकी अलग अलग है। तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल इवोल्यूशन बोलेंगे, को अडेप्टेशन, अडेप्टिव कन्वर्जेंस और अडेप्टिव रेडिएशन, क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे अडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है ना, अडेप्टिव रेडिएशन इज ए फेनोमेनन बाय व्हिच ए गिवन पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज चेंजेस, स्पेसीज में चेंज देखने को मिलता है व्हेन इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट के कारण वहाँ पे सेम स्पेसीज में चेंज आ जाता है। तो जैसे हमें एग्जांपल लिए हैं गालापागोस आइलैंड की, गालापागोस आइलैंड में डिफरेंट बर्ड उनके हैबिटेट के कारण, उनके डाइट के कारण उनके शेप में चेंज आ गया, सेम स्पेसीज में थोड़ा बहुत चेंज आ गया, तो हम इसे बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। तो हमें किससे लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ये सारे ऑप्शन में बताइए हम किससे लिविंग फॉसिल बोलते हैं, जो कि 400 मिलियन ईयर विदाउट फर्दर मेजर मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। 400 मिलियन ईयर से हम उसे देख रहे हैं, पर वहाँ पे कुछ भी उनके मॉर्फोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आया, कोई इवोल्यूशन हमें उसकी मॉर्फोलॉजी में देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं लिविंग फॉसिल। आंसर है वो है हर्सोक्रैब, एक आर्थ्रोपॉड है और वहाँ पे हम इसे लिविंग फॉसिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एलोपैथिक स्पेसिएशन। ये जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको बताना है कौन सा एलोपैथिक स्पेसिएशन को नहीं बताता है, ठीक है। तो आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर एज कंपेयर टू पेरेंट पॉपुलेशन। हाँ, जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन हुआ, पेरेंट पॉपुलेशन से जो आइसोलेटेड होके दूर चला गया, वहाँ पे उसमें तो डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर लगेगा, उसकी हैबिटेट अलग होगी, उसकी फूड डाइट वहाँ पे जो मिलेगा वो अलग होगा। तो आइसोलेटेड पॉपुलेशन डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, ये करेक्ट है। एलोपैथिक स्पेसिमेन में ये होता है। फिर दूसरा है पॉपुलेशन बिकेम्स ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड। हाँ, एलोपैथिक जो डिफरेंट न्यू स्पेसीज फॉर्मेशन होता है कैसे होता है ना, ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकली वो डिफरेंट एरिया में रह जाते हैं, इसीलिए उनमें न्यू स्पेसीज की फॉर्मेशन होता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते इसीलिए। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, देयर इज ए जीन फ्लो बिटवीन टू सेपरेट पॉपुलेशन। सेपरेट पॉपुलेशन, ये तो दोनों सेपरेट हो गए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू। हम उसे इसीलिए एलोपैथिक स्पेसिएशन बोलते हैं, क्योंकि न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, जीन फ्लो नहीं हो सकता। पर यहाँ पे बोला है कि जीन फ्लो हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, और हमें गलत ही पूछा था कौन सा नॉट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक है। Genome of both human and Drosophila code for an amylase that act on the same substrate. However,
the sequence of nucleotide in the gene encoding two dissimilar. That is the example of which one of the following type of evolution. एक तो ड्रोसोफिलिया और ह्यूमन, दोनों में जो एंजाइम से अमीलेज, वो अमीलेज दोनों में फॉर्मेशन होता है, मतलब फंक्शन सेम है, पर उनकी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है दोनों में अलग है। ड्रोसोफिलिया में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर अमीलेज अलग है, ह्यूमन में अलग है। सीक्वेंस अलग है पर फंक्शन सेम है। तो ये जो कंडीशन है वो क्या है ना, कन्वर्जेंट। इसका आंसर है कन्वर्जेंट। अलग अलग सीक्वेंस है, दोनों में अलग सीक्वेंस है, वो एक साथ आके एक सिमिलर फंक्शन हमें दिखाते हैं, एक सिमिलर एंजाइम की प्रोडक्शन करते हैं दोनों डिफरेंट सीक्वेंस। तो ये है उसकी करेक्ट आंसर है डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये लास्ट पार्ट था इवोल्यूशन का। तो नेक्स्ट हम अदर सब्जेक्ट में चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी।